तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द एग्जाम स्ट्रेटेजी में। और मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हूँ, जिसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में आपको अपने नॉलेज रिटेन थिंग और जानकारी के अलावा आपको और कौन सी चीज़ें का ध्यान रखना है, कैसे हम इस पेपर में अपने एग्जाम में, जो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है और ऐसी चीज़ है जिसमें आपके लिए कॉन्फिडेंस आपको इस प्रकार का चाहिए कि वो ओवर ना हो जाए। और कई बार हम ऐसी गलतियों कर देते हैं जिससे मैं सब कुछ होने के बाद भी हमारा पेपर डिसबार्ड हो जाता है या हमारा पेपर ही रिजेक्ट हो जाता है, वो सही तरीके से चेक नहीं हो पाता, या फिर हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एग्जाम के लिए, या फिर ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिससे हमको बाद में अफसोस होता है कि शायद ये नहीं करते तो शायद हम अच्छा मार्क्स ले आते। इसके अलावा हमको कभी कभी ये भी लगता है कि कुछ हमने ऐसी गलतियां करी हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करी हैं कि अगर शायद हमें किसी ने बता दिया होता तो हम ये गलती करने से बच सकते थे। तो आज मैं आपको अपने बोर्ड्स के इन मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इन्हांस कराने के लिए आई हैव जस्ट ब्रॉट आउट सम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम। और यही आपको कुछ मार्क्स को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा, जैसे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। हमारा वीडियो का मोटो ही है कि हम कौन सी गलतियों से बचे। हमको अपने पेपर से पहले, पेपर के बाद और पेपर के बीच में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कब तक हमको इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि हमारे पहले से आखिरी पेपर तक के जो मार्क्स हों वो अफेक्टेड ना हो, कैसे हमें अपने लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स लिखने चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज ही एक वीडियो आपके सामने लाए। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो पेपर है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके क्लास 12th के पेपर्स हो तो आपको इसमें 12th को या 10th के पेपर्स हो, दोनों में 50% ऑब्जेक्टिव ही आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इनको पकड़ के रखना है। 12th वालों के लिए तो बहुत शॉर्ट टर्म टाइम बचा है इन सारी वीडियोज़ के लिए, लेकिन क्लास 10th के बच्चों के पास अभी थोड़ा समय है। तो कम से कम आप 10th में हो या 12th में हो तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है 50-50 का गोल्डन रूल। इसमें सबसे बड़ा फायदा आपका 50% ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। ये जो 50% ऑब्जेक्टिव सेक्शन है ये आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। ये क्यों जरूरी है, क्यों आखिर ये इतना जरूरी है? तो देखिए, यदि आप मान लीजिए कि आपने अपने सारे पेपर्स में अगर 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव्स करेक्ट कर लिए, मतलब इमेजिन कर लेते हैं हम, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। तो अगर हमने टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास है 5 में से हमने 50 ऑब्जेक्टिव्स क्लास 10 के लिए कर लिए तो 250 नंबर्स वहां मिल जाते हैं। और अगर 40 मार्क्स के भी 5 सेट पूरे करते हैं तो 200 नंबर हमें वहां मिल जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है आपका, ये आपको अपने पेपर का 50% मार्क्स आपको क्लियर दे देता है। इसके अलावा 80 में आप 50 उधर से ले चुके हैं। अगर 70 अगर आप 12th में हैं तो 70 में से 50 आप उधर ले चुके हैं, 70 में से 40। और अगर आप 10th में हैं तो 70 में से 50। तो यानी कि आप 80-85% के आसपास का मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव से ही प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है 50-50 का गोल्डन रूल। अगर आपका ये बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट है बेहतरीन रहता है, तो अगर आप अपने सब्जेक्टिव में एवरेज मार्क्स भी लाते हैं तो आपको आराम से 80-85% मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को 50-50 का गोल्डन रूल माना जाता है। ये इसके बाद इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो देखिए, आप नोटिस करते हैं कि आपको अपने एग्जाम में अक्सर दोगुने विकल्प मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन में से 50 बनाना होता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। आपको डबल ऑप्शंस रहता है आपके पास क्वेश्चंस के। सब्जेक्टिव में 50 बनाने हैं तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्टिव में 24 बनाने हैं तो 12 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बात आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस प्रश्न में आपको थोड़ा भी डाउट हो उसे आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसे हाथ ही मत लगाइए। जिस पे आपको थोड़ा भी डाउट लगे, गलती की गुंजाइश लगे, आप उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। ऑप्शंस बहुत है हमारे पास, 80 में से 100 में से 40 या 50 क्वेश्चन तो हमको कोई ना कोई तो मिल जाएंगे। अगर हमारी पढ़ाई हुई है तो कोई ना कोई तो हमको मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए जिन पे हमको कॉन्फिडेंस नहीं है पहले उनको छोड़ना है, और जिन पे हमको पूरा कॉन्फिडेंस है पहले उनको टिक करना है। कॉम्प्लेक्स और जटिल क्वेश्चन में हमको नहीं घुसना है। तो ये दो बातें हो गई। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, सावधानी क्या बरतनी है कि जब आपको OMR सीट मिले तो उसमें जरूरत से ज्यादा गोले ना बोलिए।
आप ये ध्यान रखिए कि हम उसमें जरूरत से ज्यादा गोले ना भरें, केवल क्योंकि आप अगर आपके पास आपने 1 से लेकर के 70 क्वेश्चंस कवर किए जिसमें से आपने लगातार 1 से 50 क्वेश्चन बना दिए, तो 1 से 70 कवर्ड है, 70 तक आपने टिक कर लिया है, लेकिन चेक आपका सही गलत मिला करके, राइट रॉन्ग मिला करके 50 क्वेश्चन ही होता है। तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है। इसीलिए जो आपका क्वेश्चन सही लगे आप उसी क्वेश्चन को टिक करिए। जैसे हमने 50 में से पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा नहीं बनाया, पांचवा बनाया, छठा नहीं बनाया, सातवां बनाया। और अगर 7 क्वेश्चन चेक किया जाएगा तो इसमें से जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया वो काउंट ही नहीं होगा। यानी जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होंगे वो आपके 1, 2, 3 ये पांचवा और ये सातवां, आपके ये 5 प्रश्न ही देखेंगे, इन्हीं 5 में से सही या गलत देखा जाएगा, इन दोनों क्वेश्चंस को काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आप उन्हीं क्वेश्चंस को बनाइए जिन पे आपका कॉन्फिडेंस हो, जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे आ रहा है। एक्स्ट्रा आपको OMR भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद क्लास 12 वालों ने ये ऑलरेडी ये वाला पॉइंट कवर किया होगा, और क्लास 10 वालों के पास भी ये कवर कर रहे हैं अभी, थोड़े बहुत समय भी है, जिसमें ये बताया गया है कि आप PYQ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करिए। तो हमने अपने ही चैनल पे कई वीडियोस डाल रखी है जिसमें साइंस के, क्लास 10 के लिए साइंस के, हिंदी के PYQs कवर किए गए हैं। हम लोगों ने बहुत सारे PYQs कवर किए, वो भी ईयर ऑफ रिपीटिशन के साथ। आप उनके एक बार देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और शॉर्ट्स में हम लोगों ने क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट भी मैंने दिए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये काम आपने ऑलरेडी किया होगा, आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बैंक आपने खरीदे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बैंक वाला काम चल रहा है। जो 5 से 10 मार्केट में तो 15 से 25, 10-10 साल के ऑब्जेक्टिव सेट, 12-12 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले बैंक मौजूद हैं, तो आप लोगों ने ऑलरेडी खरीद रखे हैं। तो ये पॉइंट कवर हो चुका है, हम लोग इससे आगे निकल चुके हैं। लिखने के तरीके पे हमको क्या ध्यान रखना है? प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी चीज है। आपको नॉलेज बहुत है लेकिन आप अपने आंसर को ढंग से प्रमोट रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रेजेंटेशन का, उस क्वेश्चन का, उस आंसर का कोई फायदा नहीं, उससे आपको पूरा फायदा मिलने वाला नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सब्जेक्टिव जितना भी जो लिखित पार्ट होता है वो नॉर्मल टीचर्स पढ़ के चेक किया करते हैं, तो इसीलिए इसका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। OMR तो मशीनों से चेक होता है, लेकिन ये टीचर्स पढ़ के चेक करने वाले हैं, तो इसका प्रेजेंटेशन, उत्तर, प्रस्तुति बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जितना प्रस्तुति बढ़िया होगा तो एवरेज नॉलेज भी कमाल का लगता है। चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सफाई का। उत्तर में आप काट छाट कम से कम कीजिए, ओवर राइटिंग से बचिए। यदि मान लीजिए कोई गलती भी हो जाए, जैसे मैंने लिखा कि एरोप्लेन इज माई, अब यहाँ पे हमको लगता है कि ये गलत है, माई वर्ड है की जगह पे कुछ और होना चाहिए, तो मैं चुपचाप इसको एक सिंगल लाइन से काटूंगा और उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा, या उसको उसके बगल में उसका सही उत्तर लिख दूंगा। तो एक सीधी रेखा से काटना सीखे ताकि वो साफ भी रहे, सही भी लगे। हेडिंग्स का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। उत्तर जो आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो उसका प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, और हेडिंग के लिए आप काले पेन के और उत्तर के लिए नीले पेन का इस्तेमाल करिए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपका वो जो क्वेश्चन आंसर शीट है वो एक तरीके से एक अच्छा सुंदर सा फेयर नजर आना चाहिए, ताकि जो चेक करने वाले लोग हैं उनको भी देख करके वो अच्छा लगे, बढ़िया लगे, और मार्क्स काटने के बारे में विचार ना कर सके। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप 2 पेन रखिए, दो काले पेन और 2 नीले पेन रखिए। काले पेन हेडिंग्स के लिए, नीला पेन आंसर्स के लिए। वर्ड लिमिट क्वेश्चन में देता है कि आप कौन से प्रश्न को कितना लिखना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप वर्ड लिमिट जो दिया आप उसी बात को क्लियर करिए। मान लीजिए अगर 2 अंक का प्रश्न है तो कम से कम 2-3 स्पष्ट लाइन लिखिए। पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो कम से कम 2-3 क्लियर लाइन लिखिए। आंसर थ्रू द पॉइंट रहे, ना बहुत ज्यादा लंबा बेकार का फालतू बात, ना बहुत कम। जैसे क्वेश्चन ने पूछा कि सेल 1900 मतलब सेल की खोज के बाद और न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज के बाद सेल थ्योरी तक आने में बहुत लंबा वक्त क्यों लगा? तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है कि माइक्रोस्कोप की खोज, सूक्ष्मदर्शी की खोज ही लेट से हुई थी। खोज हुई मतलब बनाई गई लेट से थी। अब इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि हमारा देश बहुत गुलाम था तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे तो लोग उतने तेज नहीं हो पाए, माइक्रोस्कोप नहीं बना पाए, इसीलिए नहीं हो। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे थ्रू द पॉइंट हमारा आंसर होना चाहिए। तो 2 मार्क्स का है तो 2-3 स्पष्ट लाइन बहुत हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आपका अगर लैंग्वेज का सब्जेक्ट जैसे हिंदी या इंग्लिश के सब्जेक्ट है तो आप ध्यान रखिए
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि साइंस और मैथ पे फोकस करने के चक्कर में अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका मार्क्स बाकी सब्जेक्ट्स में 80% भी आ जाए, लेकिन आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क कम आ जाता है तो वो आपके व्हाइट कपड़े पे दाग की तरह, धब्बे की तरह हो जाता है। आपका फिर भी क्रॉस लगा है, आप फेल ही कहलाएंगे। इस सप्लीमेंट आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस रखना है, ठीक है। तो अगर आपके पास हिंदी, अगर की बात नहीं है, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत हमको मिला ही है। अब हमको करना क्या है कि सबसे यहां पे पॉइंट लिखता है जाल। हो सकता है कि आप गणित में 95 ले आए लेकिन हिंदी में 60, जिससे आपके टोटल परसेंटेज में फर्क पड़ेगा। आपने सारे सब्जेक्ट्स में 90% स्कोर किया है और एक सब्जेक्ट में 60% स्कोर किया है, तो इसकी वजह से केवल आपके परसेंटेज 90 से डिक्रीज होकर के 85 के आसपास पहुंच जाएंगे, जो सही चीज नहीं है। 85 कैलकुलेटेड नहीं है, बस इसकी रेफरेंस लिया गया है। अब इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, मेरा 95 एक में ना आए, 90 ही आए, लेकिन बाकी सब में भी मेक श्योर करेंगे कि 90% मार्क्स ही हर सब्जेक्ट में लाए, तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज 90% ही रह जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। उपाय क्या है, इस जाल में हम ना फंसे, इसका उपाय क्या है, अपने इन दोनों सब्जेक्ट्स को परसेंटेज बूस्टर की तरह मानना है, और जितने भी कविताएं और कहानियां हैं, कविताएं और कहानियां जितने भी हैं, उनके सारांश आपको याद रहने चाहिए ताकि आप जल्दी से सटीक उत्तर दे सकें। जिन्होंने रट रखे हैं उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, जो याद है आप वही लिखेंगे। जिन्होंने समझ रखा है टॉपिक को, आपको सारांश याद रहना चाहिए, समझ में रहना चाहिए, ताकि आप उसका सटीक उत्तर दे सकें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और ये चीज आपने कर रखा होगा और 10th वाले अभी कर रहे होंगे कि मॉडल पेपर जो ऑफिशियल आ रखे हैं, आप आए ही हैं मार्केट में, आपने 50-60 रुपए खरीदे भी हैं, आप उनको सॉल्व करते रहिए, बनाते रहिए। चलिए, इसके बाद सैंपल, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सैंपल पेपर को बस रखे रहते हैं और देखते रहते हैं कि ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन सैंपल पेपर को आते रहना मानने में और बना करके प्रैक्टिकली करने में बहुत फर्क महसूस होता है। आप जब सैंपल पर बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी स्पीड बहुत अधिक बूस्ट हो जाएगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो अजाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां हुआ करती थी, वो आपके सुधर जाएंगे, जिसका फायदा आपको पेपर में मिलेगा। चलिए, अब एक बार और हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि अगर 2026 के लिए आपको जो बोर्ड देने वाला है उसके लिए क्या करिए। तो आपका सिलेबस जो एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबों पर ही है, तो आप एग्जाम के टाइम में खास करके इन्हीं के बीच में फोकस करें। इसके बाहर एक्स्ट्रा जानकारी, नॉलेज प्राप्त करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। एमसीक्यूज भी फोकस करना। रोज आप 12th वाले तो कर ही चुके हैं, 10th वाले बच्चे जो भी बचे हुए हों, कम से कम रोज 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, या नॉर्मल सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज। लिखावट, आपको लिखावट और लिखने की गति सुधारने के लिए रोज 15 मिनट दें। रोज 15 मिनट टाइमर लगा करके कि इतने देर में मैं इतना कर लूंगा, वो भी साफ और सुंदर लिखावट के साथ कोशिश करें। इसके अलावा अधिक नंबर वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, और खास करके जैसे 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उन चैप्टर्स पे, उस सब्जेक्ट में प्रॉपर फोकस करें। ज्यादा फोकस करने का मतलब ये नहीं कि उस पर 2 घंटा ज्यादा दें, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ उसको नोट्स बनाएं, रिवाइज करें।